व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है और किस प्रकार से काब डगलस के उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच का मान 1 होता है, इसकी बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। और कुछ गणितीय प्रश्नों के माध्यम से भी हमने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि काब डगलस के उत्पादन में प्रतिस्थापन की लोच 1 होती है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है। अब तक जब हम बात कर रहे थे वह वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन की लोच की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु से किया जा सकता है, जैसे हम समोसे के स्थान पर कचौड़ी खा सकते हैं, उसी प्रकार से उत्पादन के साधनों का भी प्रतिस्थापन किया जा सकता है। हम श्रम के स्थान पर पूंजी को काम ले सकते हैं, पूंजी के स्थान पर हम श्रम को काम ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है। सामान्य रूप से हम अगर इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो उत्पादन के साधनों के अनुपात को, उत्पादन के जो साधनों का अनुपात है, जैसे पूंजी बटे श्रम, पूंजी और श्रम का अनुपात है तो K बटे L इसको बोलेंगे। तो प्रतिस्थापन की लोच जो होती है, साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच होती है। उत्पादन के साधनों के मध्य जो अनुपातिक परिवर्तन है उसको यदि हम तकनीकी प्रतिस्थापन की जो आनुपातिक दर है उससे विभाजित करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे ही साधनों की प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। तो देखिए, साधनों के प्रतिस्थापन की लोच, साधनों के अनुपात K बटे L में आनुपातिक परिवर्तन बटे साधनों की तकनीकी प्रतिस्थापन की दर MRTSL के में आनुपातिक परिवर्तन। तो क्या करना है, अगर हमें दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच निकालनी है तो हम साधनों के अनुपात में जो भी परिवर्तन होता है, आनुपातिक परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं कि प्रयुक्त साधनों के अनुपात में आनुपातिक परिवर्तन को हम उन साधनों में के मध्य जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है उसमें आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करेंगे। तो हम देखेंगे कि दो साधनों में आनुपातिक परिवर्तन की दर डेल्टा K बटे L बटे K बटे L और तकनीकी प्रतिस्थापन डेल्टा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल डिवाइडेड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो साधनों के मध्य अनुपातिक परिवर्तन की दर निकालेंगे तो डेल्टा K बटा L डिवाइडेड बाई K बटा L आएगी और साधनों के अनुपात में जो परिवर्तन की दर निकालेंगे तो ये आ जाएगी। अब देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल होता है चेंज इन फंक्शन ऑफ L बटे फंक्शन ऑफ K। तो इसकी जगह ये रखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा K बटे L बटे K बटे L बटे चेंज इन फंक्शन ऑफ लेबर बटे फंक्शन ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ लेबर गुणा फंक्शन ऑफ कैपिटल। वैसे भी आप देखिए, चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन हमने देखा था होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैपिटल टू लेबर होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा। तो यहां देखिए, दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साधन के अनुपात में परिवर्तन, साधन के अनुपात में परिवर्तन के दर को साधन की तकनीकी प्रतिस्थापन की आनुपातिक दर से विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखिए, चेंज इन डेल्टा K अपॉन L डिवाइडेड बाय K अपॉन L डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लेबर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय लेबर टू कैपिटल। यह इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, चेंज इन K बटे L डिवाइडेड बाय K बटे L डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इस प्रकार से तकनीकी प्रतिस्थापन की दर निकाली जा सकती है। अब देखिए, चेंज इन फंक्शन ऑफ लेबर बटे फंक्शन ऑफ कैपिटल, चेंज इन फंक्शन ऑफ लेबर बटे फंक्शन ऑफ कैपिटल बटे फंक्शन ऑफ लेबर बटे फंक्शन ऑफ कैपिटल
बराबर होता है चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ PL बटे PK डिवाइडेड बाई PL बटे PK। वो एक ही बात है। तो सेम एक है, साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की लोच निकालते हैं। क्योंकि देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर होता है PL बटे PK। तो इसकी जगह हम ये रखें, इसकी जगह ये रखें तो क्या हो जाएगा, वो की वही प्रतिस्थापन की लोच आ जाएगी। प्रतिस्थापन की लोच बराबर चेंज इन K बटे L बटे K बटे L डिवाइडेड बाई चेंज इन PL बटे PK डिवाइडेड बाई PL बटे PK। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच भी वस्तु में जो प्रतिस्थापन की लोच होती है उसी प्रकार से होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, हमने क्या किया कि प्रतिस्थापन की लोच निकाल रहे हैं। तो प्रतिस्थापन की लोच निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले साधनों के अनुपात में परिवर्तन की दर कर रहे हैं। तो डेल्टा K बटे L बाई K बटे L साधनों के तकनीकी प्रतिस्थापन की दर चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसके बराबर हम फंक्शन ऑफ करेंगे तो चेंज इन डेल्टा K बटे L बटे K बटे L, इसकी जगह लिखेंगे मार्जिनल चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। फिर इसको चेंज करेंगे तो चेंज इन K बटे L बटे K बटे L, MPL की जगह हम लिखेंगे PL बटे PK डिवाइडेड बाई PL बटे PK, जो कि वस्तुओं के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है, वैसे कि वैसे ही साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होती है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि उत्पादन के दो साधनों के मध्य भी तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच निकाली जा सकती है, और ये लोच उसी प्रकार से होती है जैसे दो वस्तुओं के मध्य जो प्रतिस्थापन की लोच है उसी प्रकार से होती है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो है, साधनों के मध्य ये प्रतिस्थापन की लोच एक विशुद्ध अंक होता है, अर्थात ये साधनों के अनुपात और कीमत के अनुपात से प्रभावित नहीं होता है। यानी साधनों की जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वह एक विशुद्ध अंक होता है। यह साधन और साधनों की कीमतों के अनुपात से स्वतंत्र होता है। दूसरी चीज, ये आयाम रहित अवधारणा है, यानी साधनों के जो प्रतिस्थापन की लोच है ये आयाम रहित अवधारणा है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, उस प्रकार की जो प्रतिस्थापन की लोच होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तीसरी चीज, जो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच है इसका मान शून्य से अनंत तक होता है, यानी प्रतिस्थापन की लोच 0 से अनंत तक होती है। ये डिपेंड करती है कि समोत्पाद वक्र है उसका आकार किस प्रकार का है, साधनों के मध्य जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर का जो वक्र बनता है उसका आकार किस प्रकार का है। यदि साधन पूर्ण प्रतिस्थापन है, साधन पूर्ण प्रतिस्थापन है तो यहां इस प्रकार से होगा। जो अगर पूर्ण प्रतिस्थापन साधन होंगे तो यहां जो स्लोप होगा -b बटे a होगा। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो लोच है, साधनों के मध्य लोच है, वो अनंत लोचदार है। श्रम के स्थान पर कितनी भी पूंजी को काम में ले सकते हैं, पूंजी के स्थान पर किस भी सीमा तक हम अगर श्रम के स्थान पर पूंजी और पूंजी के स्थान पर श्रम को काम में ले सकते हैं। तो जो इनमें तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच होगी, जैसे हम इस अक्ष पर ले रहे हैं लेबर, इस अक्ष पर ले रहे हैं कैपिटल, तो यहाँ जो होगी पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में जो तकनीकी साधनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच होगी वो अनंत लोचदार होगी। अगर पूर्ण पूरक साधन है तो साधनों के मध्य जो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होगी वो शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए स्लोप वही -b/a, यहाँ लेबर ले रहे हैं यहाँ कैपिटल ले रहे हैं। तो पूर्ण पूरक की स्थिति में जिस प्रकार से तटस्थ वक्र का आकार 90 डिग्री का होता है, वैसे ही दो साधनों के मध्य जो ये वक्र बनेगा ये भी L आकार का ही होगा, और इसमें जो प्रतिस्थापन की लोच होगी वो होगी 0।
और सामान्य रूप से जो प्रतिस्थापन की लोच है वो तटस्थ वक्र पर होगी। ये पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में, अगर पूर्ण पूरक है तो ये एल आकार के होंगे। तीसरी चीज देखिए, अगर इस प्रकार का समुत्पाद वक्र है तो इसमें यह डिपेंड करता है कि किस स्थान पर हमको साधन की प्रतिस्थापन की लोच ज्ञात करनी है। उस स्थान से जो शून्य से अनंत तक हो सकती है। एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि साधनों की जो प्रतिस्थापन की लोच होती है, ये देखिए हमने प्रतिस्थापन की लोच किसी चित्र इसमें देखेंगे। दूसरी चीज, ये जो प्रतिस्थापन की लोच होती है ये हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि आप श्रम को बढ़ाएंगे तो पूंजी को आपको कम ही करना पड़ेगा, पूंजी को बढ़ाएंगे तो श्रम कम करना पड़ेगा, यानी साधनों में प्रतिस्थापन धनात्मक स्थिति में होता है। इसके अलावा ये जो एक आयाम रहित अवधारणा होती है, इसका तात्पर्य है कि देखिए प्रतिस्थापन की लोच का मान सम्मित होता है। एक और हम विशेषता इसकी बात करें कि प्रतिस्थापन के लोच का मान सम्मित होता है, यानी एक समोत्पाद वक्र पर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएं, ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं, प्रतिस्थापन की लोच का मान वही रहता है, यानी एक समोत्पाद वक्र पर प्रतिस्थापन की लोच का मान नहीं बदलता है। क्लियर? तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि जिस प्रकार से वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की लोच होती है, उसी प्रकार से उत्पादन के साधनों के मध्य भी प्रतिस्थापन की लोच की गणना की जा सकती है, और साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच का मान भी वही होता है जो दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की लोच का होता है। सामान्य रूप से जो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच होती है वह शून्य से अनंत तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व किस प्रकार का है। यदि आइसो प्रोडक्ट कर्व 90 डिग्री का होगा तो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच शून्य होगी, यानी आपके पास अगर एक मशीन है और श्रम आप कितना भी बढ़ा दें प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, या श्रमिक एक है मशीन कितनी भी बढ़ा दें आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि श्रम और मशीन एक दूसरे के पूरक है। बिना श्रम के मशीन का काम नहीं चल सकता, बिना मशीन के श्रम का काम नहीं चल सकता। पर यदि श्रम और पूंजी एक दूसरे की प्रतिस्थापन है और पूर्ण प्रतिस्थापन है, तो फिर समोत्पाद वक्र का आकार, जैसा कि पहले बताया कि इस प्रकार का होगा समोत्पाद वक्र का आकार, और ये समोत्पाद वक्र का आकार ये बताएगा कि प्रतिस्थापन की लोच जो है अनंत है दोनों साधनों के मध्य। किसी भी सीमा तक श्रम के स्थान पर पूंजी को काम में लिया जा सकता है और पूंजी को श्रम के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि दो साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है। धन्यवाद।